हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स श्रृंखला में कुछ और इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स। तो इसमें जो प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा वो ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो रिलेटिविटी से लिए मैंने। इसमें रिलेटिविटी के साथ साथ कुछ प्रॉब्लम इलास्टिसिटी की भी डिस्कस करूंगा और साथ साथ सेंट्रल फोर्स से कुछ कंसेप्ट हैं जो आए हुए हैं। सभी प्रॉब्लम्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाने वाली प्रॉब्लम है जो लगातार पूछी जाती हैं, उन्हीं को मैं इसमें डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो रिलेटिविटी की जो एक महत्वपूर्ण प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 3 से मैं शुरू करूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने कहा है कि ए पार्टिकल है, उसकी काइनेटिक एनर्जी n टाइम्स है एक्स रेस्ट मास एनर्जी, उसका मास पूछा है। इसी क्वेश्चन को मैं आगे बढ़ाऊंगा कि अगर मास की बजाय वेलोसिटी पूछे तो कैसे सॉल्व करोगे, और इस पर कुछ और नई प्रॉब्लम क्रिएट करूंगा। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जहां से मैं लेक्चर शुरू कर रहा हूँ। तो याद रखें कि जो हमारी एनर्जी होती है रिलेटिविटी में, ई की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी mc²। आइंस्टीन कहते हैं कि एनर्जी एंड मास बोथ आर नॉट सेपरेट आइडेंटिटी रेदर देन they are interchangeable. Mass can be converted into energy and energy can be converted into the mass. तो एनर्जी का फेमस एक्सप्रेशन है। साथ साथ जो हमारे पास में एनर्जी होती है वो एनर्जी दो तरीका से मिलकर बनी होती है। एक होती है रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी और एक होती है हमारी रेस्ट मास एनर्जी। यहाँ से ये क्वेश्चन है कि एनर्जी जो होती है वो दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है। एक होती है रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी और एक होती है रेस्ट मास एनर्जी। तो यहाँ से ई की एक्सप्रेशंस को हम लिखें mc² और रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी को एज सच ले लें। आर के ई का मतलब रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी और रेस्ट मास एनर्जी होती है m0c²। यहाँ m0 तो है रेस्ट मास और m है डायनेमिकल मास, मीन्स मूविंग मास। तो यहाँ एक चीज हम सब जानते हैं कि m जो होता है रिलेटिविटी में m0/√1 - v²/c² होता है। तो इस एक्सप्रेशन को कभी ना भूलें। तो यहाँ से रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आ जाएगा रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू m - m0 × c²। इस एक्सप्रेशन को ऑलवेज हमें याद रखना है। m की इस वैल्यू को इधर रख दे तो ये एक्सप्रेशन हमारा ऑब्टेन हो जाएगा m0 c² और 1/√1 - v²/c² - 1। ये रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले हैं। इसमें क्वेश्चंस को देखें, क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ें तो यहाँ पे कहा गया है कि काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की n टाइम्स है रेस्ट मास एनर्जी के। तो क्वेश्चंस में क्या दे रखा है? क्वेश्चन में दे रखा है कि रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी m - m0 × c², ये हमारी होगी रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी, और ये किसके इक्वल है? n टाइम्स ऑफ रेस्ट मास एनर्जी, और रेस्ट मास एनर्जी होती है m0c²। तो ये कंडीशंस दे रखी है क्वेश्चंस में। क्या कहा गया है कि रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी वो n टाइम्स है रेस्ट मास एनर्जी के। रेस्ट मास एनर्जी है m0c² और ये n टाइम्स है किसके? रेस्ट मास एनर्जी के। कौन? रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी। तो c² को किससे कैंसिल आउट कर दो? c² से। तो m की वैल्यू यहां से कितनी आ गई बच्चों? m हमारा आ गया n+1 m0। ये हमारा एक पोर्शन पूरा हुआ। क्वेश्चन में तो यही पूछा गया था, लेकिन मैं इसे फर्दर आगे बढ़ा रहा हूं। अगर ये कंडीशन ओबे होती है, ये कंडीशंस हमारा कोई पार्टिकल ओबे कर रहा है, तो हमें बताना है कि उसकी वेलोसिटी क्या होगी। वी हैव टू कैलकुलेट। इसी क्वेश्चन को मैं आगे पूछना चाह रहा हूं कि इसमें अगर ये कंडीशंस ओबे होती है तो वेलोसिटी क्या होगी। ये क्वेश्चंस लगातार पूछा जाता है। इससे फिर मैं बहुत सारी इस पर प्रॉब्लम चाहूंगा करानी जहां से क्वेश्चन आता है। तो यहाँ से m की वैल्यू क्या पुट करें? दिस वन वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें। तो m की वैल्यू जैसे ही हम m0/√1 - v²/c² रखेंगे तो इसकी वैल्यू सिंपली हो जाएगी हमारी n+1 × m0। मैंने क्या किया? जो रिलेटिविस्टिक मास है, ये रिलेटिविस्टिक मास था, ये रेस्ट मास था। तो ये मास जो है, जो हमारा रिलेटिविस्टिक मास था, उसे रेस्ट मास की फॉर्म में बदल दिया। इसको कहते हैं रिलेटिविस्टिक मास। ये होता है हमारा रेस्ट मास। तो यहां से हमारे पास क्या होगा? m0 से एक्सप्रेशन हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा और इसे मैं लिख पाऊंगा 1 - v²/c² इक्वल टू 1/n+1 का होल स्क्वायर। देखो मैं ऐसा लिख सकता हूं या नहीं? क्या किया मैंने? इसका स्क्वायर कर दिया है तो n+1² होगा, फिर उसे रिवर्स कर दिया है। यहां से v की वैल्यू कैलकुलेट करें तो यहां से v²/c² की जो वैल्यू होगी वो देखें कितनी आएगी। ये आएगी 1 - 1/n+1 का होल स्क्वायर। तो यहां से वेलोसिटी हमें ऑब्टेन हो गई। कितनी आ गई? v बराबर c और अंडर रूट लगा दें। स्क्वायर रूट ले रहा हूं क्योंकि 1 - 1/n+1
n+1 का होल स्क्वायर। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस इस पर पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट कैसे मैं कहूँगा, देखें इस पर क्वेश्चंस आता क्या है। इस पर क्वेश्चंस आता है कि एक पार्टिकल ऐसा है जिसकी रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी रेस्ट मास एनर्जी के इक्वल है, कहता है उसकी वेलोसिटी बताएं। क्या कहता है? कहता है कि अगर कोई एक क्वेश्चन जैसे मैं बना रहा हूँ, 2 क्वेश्चन बना रहा हूँ, फिर उसी पैटर्न से आप आगे बढ़ेंगे। कहता है रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी रेस्ट मास एनर्जी के इक्वल है, कहता है वेलोसिटी बताएं पार्टिकल की क्या होगी। तो यहाँ पे n की वैल्यू 1 हो गई। कहाँ पे लिखा था हमने ये एक्सप्रेशंस, देखो कहाँ से लिया था हमने ये चीज, हम कहाँ से कह पा रहे हैं कि यहाँ रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी जो हमने की थी इस वाले एक्सप्रेशंस पे जाएं, ये n टाइम्स की थी। तो ये n टाइम्स जो रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी वो n टाइम्स है रेस्ट मास एनर्जी के, तो वेलोसिटी इतनी होती है। अभी अगर इक्वल है तो n की वैल्यू 1 रख दें इसमें, इस केस के लिए। तो n की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो क्या आ गया आंसर इस केस में, v बराबर c √1 माइनस 1/4। तो ये आंसर कितना बन गया, √3/2c। बहुत पूछा जाता है। क्या कहता है कि एक पार्टिकल है जिसकी रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी रेस्ट मास एनर्जी के इक्वल है, आप उसकी वेलोसिटी बताएं क्या होगी। तो क्या करें, 2 विकल्प आपके पास है, या तो इस फॉर्मूले को याद रख लें, नहीं भी याद रख पाते हैं तो एक ही चीज आपको करनी है कि यहाँ पे m-m0c² की वैल्यू को m0c² के इक्वल करना है, तब भी यही आंसर हमें ऑब्टेन हो जाएगा। अगर ये कहता है कि रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी, क्वेश्चन नंबर 2 में अगर कहता है कि रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी जो है वो ट्वाइस है रेस्ट मास एनर्जी के इक्वल, वेलोसिटी बताएं, ऐसा पूछता है क्वेश्चन, तो आप क्या कर देंगे, n की वैल्यू आपका 2 कर देंगे, क्योंकि इससे कंपेरिजन ही तो करना है। n की वैल्यू यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में पुट कर दो, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, c √1 माइनस, और यहाँ से 2 + 1 हो जाएगा, ये 1 - 1/9, तो ये आ जाएगी c/3, और ऊपर आएगा √8, उसकी वैल्यू को लिख देंगे हम 2√2, तो आंसर हो जाएगा 2√2 c/3। ये क्वेश्चंस बहुत पूछा जाता है, ये तो बहुत ही बार आया है, और ये भी पूछा जाता है, ये तो बहुत ही ज्यादा बार पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट किया है। इस जनरल फॉर्मूले को याद करने का फायदा क्या होगा कि जब भी आपको कहेगा कि रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी, अब जैसे क्वेश्चन इस पर बहुत सारे छिप गए, अगर कहता है n टाइम्स है तो बताइए वेलोसिटी c के टर्म्स में क्या होगी, तो ये आंसर मार्क करेंगे। अगर ये इक्वल कर देता है क्वेश्चंस में तो ये आंसर मार्क करेंगे। अगर कहता है रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी ट्वाइस है तो ये आंसर मार्क करेंगे। अगर थ्राइस करता है तो आगे बढ़ जाए, n की वैल्यू को 3 रख दें। अगर थ्राइस कहता है कि एक पार्टिकल की रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी थ्राइस है रेस्ट मास एनर्जी के, तो n की वैल्यू को 3 रख दें इस एक्सप्रेशन से। बात समझ आ गई? ये लगातार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। मैंने कंप्यूटर की दुनिया में अगर रिलेटिव से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखा तो ये है ऐसा क्वेश्चन जो लगातार पूछा जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ आया होगा। एक यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा बार पूछे जाने वाला, वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इसे रब कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन जैसे पूछता है, कहता है कि एक पार्टिकल है जिसका मास जो है वो m0 है, वो उसकी वेलोसिटी को 3/5c से 4/5c करने में कितना वर्क करना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। ये क्वेश्चन भी कंप्यूटर की दुनिया का बड़ा हिट क्वेश्चन रहा है। क्या कहता है? कहता है, मैंने इस लिस्ट में तो नहीं लिया ये क्वेश्चन, लेकिन बहुत बार मैंने क्वेश्चन देखा है तो उसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। कहता है एक पार्टिकल है जिसका रेस्ट मास m0 है, उसकी वेलोसिटी को 3/5c से 4/5c तक ले जाने में किया गया कार्य निकालें। कितना कार्य हमें करना पड़ेगा। तो आप क्या करें कि जो किया गया कार्य होता है वो काइनेटिक एनर्जी के चेंज के इक्वल होता है। कंसेप्ट क्या लगाएंगे कि जो काइनेटिक एनर्जी में जितना बदलाव होगा उतना हमारा क्या होगा, वर्क डन होगा। तो आप कैसे निकालें कि काइनेटिक एनर्जी एक बार तो 3/5c पे निकाल लें, एक बार 4/5c पे निकाल लें और दोनों का अंतर कर दें। तो कैसे निकालेंगे रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी? कब? जब वेलोसिटी हमारी कितनी है 3/5c, इसको 1 कह दें, इक्वल टू क्या एक्सप्रेशन यूज करेंगे, m1 - m0 इंटू c²। जब यहाँ पे 3/c वेलोसिटी है तो मास m1 ले लें, जब 4/5c है तो मास को m2 ले लें। तो यहाँ से बताएं ये वैल्यू कितनी आई, m1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m0 √1 - v² c²,
माइनस एम नॉट इंटू सी स्क्वायर। अब यहां पे v की वैल्यू को कितना रख दो, 355c, इस एक्सप्रेशन में रख दो। क्या आ गया, इजकल टू, जब यहां 3/5c करोगे तो ये 5/4 एम नॉट आ जाएगा। करके देखो, 3/5 रखोगे तो 9/25, और सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल आउट कर दो, और 25 में से 9 को सबट्रैक्ट करोगे तो 16 आ जाएगा। माइनस कितना कर दोगे इसमें से, एम नॉट इंटू सी स्क्वायर, तो कितना आंसर आ गया, 1/4 सी स्क्वायर। अब दोबारा से निकालो रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी कब, जब वेलोसिटी 4/5c हो गई, मास मान लो m2 हो गया। तो अब एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, m2 माइनस एम नॉट इंटू सी स्क्वायर। आया क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव दुनिया का, बहुत ही ज्यादा बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन। m2 की वैल्यू फिर से यहां से ले लो, एम नॉट, यहां पे तो वेलोसिटी v1 थी, अब क्या वेलोसिटी कितनी हो गई, इसको v2 कह दो। v1 v2 समझ रहे हो, 3/5c तो हो गया v1 और 4/5c हो गया हमारा v2। तो यहां से वैल्यू कितनी आ गई, देखो यहां से निकाल के, v2 की जगह पर 4/5c रख दो, c वेलोसिटी अप्लाइड है, कितनी आ गई वैल्यू, देखें जल्दी से बताएं मुझे। यहां से जब इसे रख देंगे हम 4/5, 4/5 स्क्वायर करेंगे c रख के, तो 5/3 आ जाएगा यहां से। ये देखें, v2 की जगह पे 4/5c रखेंगे तो 5/3 एम नॉट, क्यों जी कुछ और तो नहीं आ रहा है, माइनस एम नॉट इंटू सी स्क्वायर। एक बार फिर से देख लें कैलकुलेशन, कहीं कैलकुलेशन एरर तो नहीं है। एम नॉट अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर, तो यहां से हमारा 16/25 आ जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा, और ये 25 माइनस 16 करेंगे तो 9, 5/9, ये 3 आ गया है, सिंपल आ गया। तो यहां से हमारी वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गया। अब अगर हमें अंतर करना है तो किया गया कार्य हो जाएगा, इसमें से किसको सब्ट्रैक्ट कर दो, कैलकुलेशन में देख लेना कोई गलती ना हो, ये कैलकुलेशन देख लो कोई गलती तो नहीं है हमारी। देखो कैलकुलेशन ठीक है, तो बस इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। वर्क कितना आ गया, काइनेटिक एनर्जी का बदला 2/3 एम नॉट सी स्क्वायर माइनस 1/4, ये आ गया। 12 तो कॉमन निकाल दो, एक तो ये आ गया, माइनस 3, ये तो बना, तो कितना आ गया आंसर, एम नॉट सी स्क्वायर, ये वर्क हो गया। अब इस पर देखो क्वेश्चन कितने बने, इस पे कई सारे क्वेश्चन बने। कहता है अगर 3/5c पे काइनेटिक एनर्जी पूछता है तो हमें आंसर करना है इतना, 4/5c पे इलेक्ट्रिसिटी काइनेटिक एनर्जी पूछता है तो इतना, और वर्क डन यहां से यहां तक वेलोसिटी को बढ़ाने में किया गया कार्य है, इन दोनों के बीच की काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस, उसको कर दो, वही किया गया कार्य होगा। जितनी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता है वही अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है। बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन रहा है एग्जामिनर का, पूछा जाने वाला क्वेश्चन, लगातार बहुत बार देखा है मैंने कॉम्पिटिटिव दुनिया में इस तरीका का क्वेश्चन। तो आपने नोट कर लिया, कहीं से कोई दिक्कत है तो समझने में बताओ। ये सब रिलेटिविटी स्पेशल चल रहा है अभी, जितना भी मैंने क्वेश्चन लिए हैं सब रिलेटिविटी से ही डिस्कस कर रहा हूं। ये कहने को 2 क्वेश्चन थे लेकिन इसमें बहुत सारे क्वेश्चन छिपे हुए थे। क्वेश्चन नंबर 1 को देखें, ये भी लगातार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है एक रॉड है जिसकी लेंथ L0 है, ये एक ऑब्जर्वर 0.8c वेलोसिटी से चलता है, थीटा बराबर 60 डिग्री से, विद लेंथ ऑफ रॉड पूछिए गिवन फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होगी। तो देखो इस तरीका का ये क्वेश्चन होता है, लगातार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ये हमारी लेंथ है L0 और ये एंगल है हमारा थीटा, इधर हमारा ऑब्जर्वर चलता है पॉइंट, कितनी वेलोसिटी बता रहा है 1c से, 0.1c लगा देना है।
0.1c। 0.1c का मतलब 4/5c से। वेलोसिटी ऑफ लाइट की v जो हो गया वो कितना हो गया, 4/5c से। अब कहता है कि लेंथ बताइए रॉड की इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कितनी ऑब्जर्व होगी। तो यहां पे जो लेंथ एल नॉट थी, ये हमारा एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन। देखें जो ऑब्जर्वर यहां बैठा होगा इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, उसके बारे में अगर आप सोचें कि भाई उसके साथ क्या होगा, तो उसके साथ ये होगा कि जो हमारा ये कंपोनेंट है, इसका एक कंपोनेंट तो ये एल एक्स हो जाएगा और ये कंपोनेंट इसका एल वाई हो जाएगा। देखो डायग्राम से देखें, ये एल नॉट है और ये एंगल थीटा होगा, तो एल एक्स की वैल्यू एल नॉट कॉस थीटा हो जाएगी, क्योंकि इधर जो कंपोनेंट है वो कॉस में आएगा और इधर परपेंडिकुलर कंपोनेंट किस में जाएगा, तो एल वाई की वैल्यू हो जाएगी एल नॉट साइन थीटा। ये किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, इसमें ऑब्जर्व हो रही है एल एक्स और एल वाई। अब क्या होगा, जब ऑब्जर्वर इधर चलेगा तो इसको ये वाली लेंथ कॉन्ट्रैक्ट नजर आएगी, लेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कंसेप्ट। पैरेलल लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और परपेंडिकुलर में कोई बदलाव नहीं होता। तो यहां पे लेंथ जो इसे ऑब्जर्व होगी एल एक्स डैश मीन्स एक्स दिशा में, वो इतनी ना होकर उसे थोड़ी कम नजर आएगी। कितनी, एल नॉट कॉस थीटा और फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का एक्सप्रेशन। और एल वाई डैश वो सेम रहेगा, परपेंडिकुलर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो वैल्यू कितनी हो गई, एल नॉट साइन थीटा। अब जो यहां पे लेंथ थी, यहां देखो, यहां जो लेंथ थी वो एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर के अंडर रूट के बराबर थी। यहां पे अगर एल नॉट निकालना तो कैसे निकालोगे, अंडर रूट एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर। और अगर यहां पे अब लेंथ चाहिए यहां, तो यहां पे जो लेंथ एल डैश उसे मैं कहूं, उसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो हमारी हो जाएगी अंडर रूट एल एक्स डैश स्क्वायर प्लस एल वाई डैश स्क्वायर। अब तो मैं फॉर्मूले में केवल वैल्यू पुट करनी रह गई। एल नॉट कितना दे रखा है, वो एल नॉट ही दे रखा है, वी दे रखा है 0.8c, थीटा दे रखा है 60 डिग्री, तो यहां पे पुट कर दो। एल एक्स डैश की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, एल नॉट और कॉस थीटा मीन 60 और अंडर रूट 1 माइनस वी की वैल्यू रख दो 4/5, तो ये हमारा 16/25 आ जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी बनी बच्चों, एल नॉट कॉस 60 की वैल्यू हाफ, और ये वैल्यू कितनी आ गई यहां से 5, तो यहां आ जाएगा और 3/5 आ जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी बनी 3L0/10। ये एल एक्स डैश हो गया। अब एल वाई डैश कैसे निकालोगे, देखें कितनी बनी, एल नॉट और साइन 60, तो ये वैल्यू कितनी बन गई, एल नॉट रूट 3/2। ये तो एल एक्स डैश हो गई, एल वाई डैश हो गई। अब एल डैश टोटल लेंथ इसकी कितनी एम्पियर होगी, ऐसा आएगा ये तो एल एक्स डैश है, इधर ऑब्जर्वेशन। और एक चीज दिखाना, ये जितना दिखाया उससे थोड़ा कम दिखाना है पर डायग्राम में एल एक्स डैश, इसको पूरा उतना ही दिखाना, क्योंकि इस पर तो कोई चेंज आया नहीं लेंथ को, इधर इधर घट गई है। और नेट लेंथ हम ऐसे लेंगे, तो ये हमारा इन दोनों के इस एक्सिस के परपेंडिकुलर और इस एक्सिस के परपेंडिकुलर का स्क्वायर और उसका रूट ले लोगे, तो कितना आ गया एल डैश, अंडर रूट इसका स्क्वायर कितना 9/100 एल नॉट स्क्वायर, और यहाँ का भी स्क्वायर करो, एल नॉट स्क्वायर और 3/4। एल नॉट को बाहर निकाल लो, तो एल डैश की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, कितनी आ गई बच्चों, एल नॉट आ गया है अंडर रूट कितनी वैल्यू 3/4 प्लस 9/100 एल नॉट अंडर रूट 100 यहाँ ले लो, 75 तो यहाँ से आ गया, 9 ये आ गया, तो ये वैल्यू आ गई एल नॉट अंडर रूट 75 और 9 कितना बना अपॉन 10। ये तो कुछ ज्यादा आ रही है वैल्यू, देखो कितनी बनी, क्यों जी
हाँ 9, ये 9 से थोड़ा कुछ आएगा, 9 पॉइंट समथिंग बाई 10 करके आएगा। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि 0.92 L0 के आसपास आएगी। यहाँ पर आंसर में क्या लिख रखा है? 0.52? नहीं, चेक करो आंसर, ये गलत है आंसर। 0.52 तो बन ही नहीं रहा इसका, एक बार वेरीफाई करो। इसका तो 0.92 L0 बन रहा है। देख लो एक बार, कैलकुलेशन तुम्हारे सामने है सारी। वैसे भी तुम खुद सोच लो कि इतना फर्क थोड़ी पड़ जाएगा। Ly तो अनअफेक्टेड ही है, Lx में ही कॉन्ट्रैक्शन आया है जितना भी आया है। क्यों जी? 0.92 L0 देखो, अगर क्वेश्चन में आप चेक करें तो यही आंसर बनेगा। देख लो कहीं कैलकुलेशन एरर है तो एक बार वेरीफाई कर लो। यहाँ तो L0 cos थीटा √1 - v²/c² आ गया। 4/5 से चल रहा था तो 16/25, यहाँ से 3/5 आ जाएगा। cos 60 की वैल्यू हाफ, 3L0/10 यहाँ से मिलेगा। और यहाँ से जो वैल्यू है वो हमारी L0 sin 30 मिलेगी, sin 60 की वैल्यू √3/2। इनका दोनों का स्क्वायर करके रूट ले दो, लेंथ आ गई। ले क्योंकि पे देख लो क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये, यही आएगा आंसर इसका। तो मैंने क्वेश्चन देखो ये डिस्कस कर दिया, इसका आंसर करेक्शन में कर देना है 0.92 L0। ऑप्शन में 0.92 दे रखा है, ये करेक्ट होगा सर। 0.92 दे रखा होगा आंसर में, पर आंसर 0.52 दे रखा है, पर वैसा ऑप्शन नहीं है ना 0.92। बस यही आंसर है। जो सॉल्यूशन है जहां से आप देख रहे हो गलत सॉल्यूशन है, ये ठीक है बिल्कुल। कर लिया सॉल्व? देखें ठीक है, सॉल्यूशन में कहीं गलती नहीं है ना? इसमें गलत कर रखा होगा। हमारा सॉल्यूशन तो हमारे सामने है, इसमें गलती नहीं है, बुक में गलती है, उसे करेक्ट कर लो, है ना? उसने कुछ गलती की होगी सॉल्यूशन में। वो लिया नहीं क्या फैक्टर? वो कंसीडर नहीं करोगे तो रेक्यूटी का क्या मतलब है? करेक्शन कर लेना सॉल्यूशन में। तो ये तुम्हारा ये सॉल्यूशन करा दिया मैंने, ये करा दिया। अब देखो इसे कराता हूं। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। कहता है क्यूब है, मूव करता है विद वेलोसिटी v along one of its sides, लेंथ L0 है प्रॉपर लेंथ, और वॉल्यूम ऑफ मूविंग क्यूब पूछ रहा है। इस पर भी मैं कुछ चीजें अच्छी अच्छी बताता हूं आपको। क्या होता है, जैसे हमारा एक क्यूब है, ये एक क्यूब बना लो, दिस वन। इनकी क्यूब की सबकी लेंथ जो है वो L0 ले लो, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा क्यूब का? L0 क्यूब। ठीक। अब क्या कहता है क्वेश्चन में, क्यूब मूव करता है वेलोसिटी v से along one of its edge, एक तरफ को मूव कर रहा है वेलोसिटी v से, तो जो ये लेंथ है ना यही घट जाएगी। कितनी हो जाएगी ये लेंथ? L0 √1 - v²/c²। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन इधर हो जाएगा। और ये जो दो लेंथ हैं, दिस और दिस, इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहां पे एक लेंथ तो ये बन गई और दो लेंथ सेम रहेंगी। तो वॉल्यूम कितना बन गया अभी मूविंग में? मूविंग का मतलब मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इसका वॉल्यूम कितना ऑब्जर्व होगा? L0 क्यूब √, और ये तुम्हारा v0 है, इतना फैक्टर हो गया है। अच्छा क्वेश्चन है ये, काफी पूछा जाता है। और अब ये इसे क्यूब महसूस नहीं होगा, इसे क्यूबॉइड फील होगा। क्यों? दो लेंथों पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, एक लेंथ इसे कॉन्ट्रैक्ट फील हो रही है। तो दो लेंथ तो L0 रही, और जो ऑब्जर्वर जहां से इसे ऑब्जर्व कर रहा है जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, ये तो कहीं पे रखा है, ऑब्जर्वर चल रहा है, या ऑब्जर्वर रेस्ट पे रखा है, ये चल रहा है, एक ही बात है। रिलेटिव की ये कहती है कि दोनों में रिलेटिव मोशन होनी चाहिए। किस किस में? ऑब्जर्वर में और जिस चीज को हम देख रहे हैं। अगर ऑब्जर्वर है रेस्ट पे है और ये चल पड़ता है तब भी रिजल्ट सेम है। या दूसरा इसका कन्वर्स कर दो। कन्वर्स किसको कहेंगे? ये है ऐसे ही रखा रहे और ऑब्जर्वर चले। हाँ जी, अगर वो XY में चलता है तो अभी इससे पहला क्वेश्चन था, XY प्लेन में अगर चलता है तो उसमें यह होता है कि जिस प्लेन में, जैसे जिस उसके अंदर चलता है तो परपेंडिकुलर पे कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता, पैरेलल पे होता है।
जैसे क्या हुआ, रॉड में नहीं देखा अभी हमने, रॉड में क्या था, रॉड जो थी वो एक्स वाई प्लेन में थी। अब जब ऑब्जर्वर चला था तो फिर उसके कंपोनेंट ब्रेक किए थे हमने कॉस और साइन में, एक पे कॉन्ट्रैक्शन लगता है, फिर पैरेलल वाले में, परपेंडिकुलर पे नहीं लगता। तो ये क्वेश्चन आ गए, तीनों समझ नहीं आए। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, और इसमें एक चीज याद रखना, इसमें 4-5 चीजें तुम्हें इंपॉर्टेंट बता दूं। अगर क्यूब है तो क्यूब सदा, चाहे वो एक्सिस के अलोंग चले ऑब्जर्वर, चाहे वाई चाहे जेड, सदा क्यूबॉइड हो जाएगा। ऑब्जर्वर किधर से भी देखे। अगर स्क्वायर है इन केस, अब स्क्वायर में 2-3 क्वेश्चंस मैं बताना चाहूंगा कि सपोज क्या एक स्क्वायर है यहां पे, और उस स्क्वायर को एक ऑब्जर्वर चलता है, इस स्क्वायर के सपोज क्या इधर पैरेलल देखता है इसको, तो अब स्क्वायर उसे स्क्वायर फील नहीं होगा, इसे स्क्वायर का रेक्टेंगुलर हो जाएगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन महसूस होगा उसको पैरेलल वाली एक्सिसों में। ये जो पैरेलल होंगी ये परपेंडिकुलर में कुछ भी नहीं होगा, तो स्क्वायर का क्या बन जाएगा, ये रेक्टेंगुलर फील करेगा ऑब्जर्वर। और अगर स्क्वायर है एक्स वाई प्लेन में, ध्यान देना मेरी बात, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो मैं बोल रहा हूं। अगर स्क्वायर है हमारा, और स्क्वायर का अगर देखा जाता है, पूछता है कि स्क्वायर के परपेंडिकुलर ऑब्जर्वर चलता है, तो स्क्वायर ही फील होगा। अगर स्क्वायर एक्स वाई प्लेन में और जेड एक्सिस पे ऑब्जर्वर चले तो उसे स्क्वायर का स्क्वायर फील होगा। स्क्वायर एक्स वाई प्लेन में है, एक्स में एक्सिस के अलोंग चले ऑब्जर्वर या वाई के, तब उसे रेक्टेंगुलर फील होगा। बात समझ में रहेगी सदा? इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, काफी पूछे जाते हैं, लगातार क्वेश्चन आते हैं इस पर। क्वेश्चन नंबर 4 तो फिर हमारा इजी है, क्या होता है, एनर्जी मोमेंटम रिलेशंस पे क्वेश्चन है ये। याद रखें कि ई स्क्वायर का एक्सप्रेशन जो होता है वो सी स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर C4 होता है रिलेटिविटी में। ई एनर्जी, पी मोमेंटम, एम नॉट रेस्ट मास, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट। साथ साथ ये भी याद रखें कि जो फोटोन होता है, फोटोन का जो मोमेंटम है एम नॉट, फोटोन का जो रेस्ट मास है वो 0 होता है, और एनर्जी मोमेंटम रिलेशन उसके लिए ई बराबर CP बनता है। ये फोटोन के लिए लगता है। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कंपटीशंस की दुनिया में कि एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन है, दोनों का मोमेंटम सेम, एनर्जी किसकी ज्यादा। अगर पी सेम है, किस किस के लिए, पी सेम है एक इलेक्ट्रॉन के लिए और एक फोटोन के लिए, और कहता है एनर्जी किसकी ज्यादा, आंसर लगाना इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि उस इलेक्ट्रॉन में पी तो सेम हो गया लेकिन ये एनर्जी भी एक्स्ट्रा जुड़ेगी। तो एनर्जी इस केस में किसकी ज्यादा होगी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी मोर इन कंपैरिजन ऑफ एनर्जी ऑफ द फोटोन, क्योंकि फोटोन पर अपनी रेस्ट मास एनर्जी नहीं होती, केवल डायनेमिकली एनर्जी होती है उसके पास। याद रखोगे? अच्छा क्वेश्चन है ये, काफी पूछा जाने वाला। हाँ, मैंने कहीं पर डिस्कस भी किया था, ये करता हूं मैं लगातार, ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो ये मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा था क्वेश्चन 4 तक। क्वेश्चन 5 और कुछ और रिलेटिविटी की चीजें बताऊंगा। देखो एक क्वेश्चन जैसे फिफ्थ के साथ साथ एक कुछ नए कंसेप्ट सिखाता हूं आपको। क्वेश्चन 5 में कहा कि एक बॉडी है जिसकी स्पेसिफिक हीट 0.2 किलो कैलोरी पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड है, हीटेड की जाती है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका परसेंटेज इंक्रीज मास में बताइए कितना होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बेसिकली क्या है, क्वेश्चन पूछा गया है Q बराबर MC डेल्टा थीटा पे। Q बराबर MC डेल्टा थीटा का क्या मतलब होता है कि अगर हम किसी बॉडी जिसका मास m है, अगर उसका टेम्परेचर हम डेल्टा थीटा बढ़ाएं तो हमें इतनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, और जब हम हीट सप्लाई करेंगे तो हीट एक एनर्जी है, उस एनर्जी के चलते मास बदलेगा। तो हमारे पास में क्या है कि Q बराबर MC डेल्टा थीटा, ये हमारे पास में क्या होगा, हीट का फॉर्मूला होगा। अब इसमें हम क्या लगाएं कि बॉडी का मास हम लेकर चले m, C की वैल्यू इतनी लगा दें और डेल्टा थीटा 100 डिग्री सेंटीग्रेड लगे, Q निकालें। क्या आया, Q बराबर m और C की वैल्यू देखें बच्चों कितनी दी है, 0.2 किलो कैलोरी पर केजी पर सेंटीग्रेड, और डेल्टा थीटा कितना करें, 100। अब कहता है परसेंटेज इंक्रीज इन मास निकालिए।
कैसे निकालोगे परसेंटेज इंक्रीज इन मास? कोई बताएगा? ये तो हीट दे दी इसे, अब कैसे निकालोगे परसेंटेज? हाँ जी, कोई बताए? हाँ उसी से निकालना है, फिर कैसे निकालोगे यही तो पूछ रहा हूं। हाँ जी, ये वैल्यू कितनी आई मुझे बताएं, और एनर्जी ये किसके बराबर ले लें? एम डैश सी स्क्वायर के। क्यों? जब आपने हीट एनर्जी दी तो ये मान लिया कि उसका मास कितना बढ़ गया, एम डैश हो गया, एम डैश इंक्रीजमेंट हो गया, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है वो एम डैश सी स्क्वायर के इक्वल होगी। तो एम डैश सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी बन गई हमारी? एम इनटू, और ये वैल्यू कितनी आ गई? 20 हो गई है। 100 गुणा 0.2 करोगे ना, और चाहे तो इसे कैलोरी पर ग्राम सेंटीग्रेड कर सकते हो, किलो से किलो काट दो यहां पे, और सी स्क्वायर को अगर हम यहां डिवीजन में ले जाएं तो ये कितना बना? 9 गुणा 10 की पावर क्या बन जाएगा? 16। देखो कितनी वैल्यू बनी ये? 20। अब ये तुम्हारा एम डैश अपॉन एम इंटू 100 कर दें परसेंटेज के लिए, परसेंटेज में पूछा है ना, तो ये वैल्यू यहां से हमारी बन जाएगी 20 इंटू 100 अपॉन 9 इंटू 10 टू द पावर 16। देखना बच्चों कितना बना, ये वैल्यू हमारी सॉल्व करके मिलनी चाहिए 9.3 इंटू 10 टू द पावर -11। ये बन रहा है क्या? देखो सी स्क्वायर से आया है, 9 गुणा 10 की पावर 16 सी स्क्वायर की वैल्यू रखी है। अभी मैं समझाऊंगा, पहले कैलकुलेशन देखो इसकी कितनी बनी, कैलकुलेशन कर लो कितनी आ रही है यहां से। 2000 अपॉन 9, और ऊपर वैल्यू कितनी चली गई? 10 की पावर -16। तो ये हमारी 20 अपॉन 9 10 की पावर -14 बन गई। ये ऑर्डर हमें मिलेगा 9 दूनी 18 और 2 समथिंग आ रहा है गुणा 10 की पावर -14, इतना परसेंट आएगा। देखो आंसर है कोई? किस ऑर्डर में है आंसर देखें। 9. बस एक ही चीज और इसमें हो सकती है, और तो कुछ नहीं। कैलोरी का हमने 4.2 केवल और केवल हम इसमें वो बदल सकते हैं जूल का, और कुछ नहीं होगा। कैलोरी में ना होकर तो कोई जूल में बदलोगे ना इसे, तो इस कैलोरी को बदल लो यहाँ, कैलोरी की वजह से ये हमारा जूल में बदलोगे तो 4.2 और हो जाएगा मल्टीप्लाइड में इंटू 4.2, तो 4.2 और ले लो इसमें, 4.2 आ गया ये। तो ये करीब करीब 9 के आसपास वैल्यू तो आ ही जाएगी। हाँ पावर देख लो, पावर देख लो, कुछ अगर कहीं हमारी गलती है तो मैं समझा दूंगा इसे पूरे को। एक बार देखो कैलकुलेशन में कहीं कोई परसेंटेज में कोई हमारी गलती तो नहीं है। हाँ तो 4.2 से तो इसलिए कैलोरी को जूल बना लिया। हाँ वो तो ले लो, कैलोरी को जूल तो बना लो। फिर कैलकुलेशन में कहाँ गलती है हमारी? देखो एम डैश की जगह पे हमारी जो वैल्यू है ये 0.2 और के से के कैंसिल आउट कर दिया हमने, कैलोरी पर ग्राम सेंटीग्रेड ले लिया। अच्छा एक पावर में अभी हमारे में गलती -11 की चल रही है ना, तो ये बेसिकली इससे हो सकती है। रीजन क्या हो सकता है इसका? किलो कैलोरी पर ग्राम में हम लेके चल रहे हैं यहाँ पे, तो गलती हो सकती है हमारी 1000 फैक्टर का असर आ रहा ना। अगर हमारा यहाँ पे है
हाँ समझ गया मैं, 1000 हमारा अभी कैसे हमें लेना था, आ गया ना 1000 का यहाँ से आ रहा, देखो 1000 का इम्पैक्ट आना था यहाँ, आंसर अपने आप ही आ जाएगा, 9.1 गुणा 10 की पावर -11 आ जाएगा। देखो पता कहाँ गलती थी, मिल गई गलती, किलो कैलोरी, केजी तो हमें रखना पड़ेगा क्योंकि MKS यूनिट में बदल रहे हो, लेकिन यह किलो कैलोरी को बदलने के लिए किलो कैलोरी को हमें बदलना होगा 10 की पावर 3 इंटू 4.2 जूल। ये है हमारा, जहां हम गलती कर रहे थे, यहां मिस्टेक थी। तो यहां पे क्या कर लो, ऐसे लेके चलो, मैं थोड़ा एक बार फिर से बता देता हूं। क्यू की वैल्यू को ले लो MC डेल्टा थीटा, M को तो M ही रखो, और C की वैल्यू को स्पेसिफिक हीट में यहाँ गलती थी लेने में, इसे ले लो 0.2 इंटू 4.2 गुणा 10 की पावर 3, और साथ साथ क्या कर लो, और ये जूल हो गया, जूल पर केजी, और यहाँ पे हमारा बन जाएगा सेंटीग्रेड, और ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखो पावर यूनिट तो ये कट ही जाएंगे, और M को अगर हम केजी में ले लेंगे तो ये हमारी हीट की रिक्वायरमेंट थी। अब आपने हीट दी, हीट एक एनर्जी है, एनर्जी मास में बदला, तो उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी ले लो, वो तुमने कितनी ले ली, m-c², इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी। तो यहां पे m- मास है जो इंक्रीज हुआ इस हीट को देने से, और हमसे पूछा क्या है, पूछा है m-/m इंटू 100। m- तो वो मास है जो हीट देने के बाद बढ़ा, और m इनिशियल मास था। तो गलती पता चली कहां थी, यहां थी, ये 4.2 गुणा, क्या हमें लेना था, 4.2 गुणा 10 की पावर 3 और लेना था ये। तो ये पावर जो है यहाँ पर 10 की पावर 3 लेते चले जाओगे ना, तो अंत में ये हमारा आंसर सही बन जाएगा, दिस वन। 1000 का अंतर आ रहा था, इस किलो कैलोरी को बदलना था 10 की पावर 3 गुणा 4.2 में। लेकिन देखो जो ये पेपर आया जहां से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा था, उसमें आंसर बहुत दूर दूर हैं। देखो 4 आंसर कौन कौन से थे, अल्टरनेट हैं आपके पास, बहुत दूर दूर हैं पावर्स, इसलिए इसमें ज्यादा जरूरत नहीं थी इतनी करने की भी। देखो एक था क्वेश्चन में कितने परसेंट, देखो इसमें आंसर कुछ तो मैं सॉल्व करने की जरूरत ना, इतने दूर आंसर हैं देखो, क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकते, इतना कहां चेंज जा रहा है, बहुत कम चेंज जाएगा, तो ये तो आंसर ऐसे ही नहीं हो सकते, तो बहुत बड़े चेंज हैं, बहुत बड़ा मास बढ़ा रहे हो, तो ये इतनी IQ से ही हो जाता। लेकिन कैलकुलेशन भी मैं बता रहा हूं, फिजिक्स इसमें देखो ये लगी, फिजिक्स क्या लगी, फिजिक्स ये लगी कि एक मास M की बॉडी थी, ध्यान दो मेरी बात है, क्या किया हमने, उसका टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाया तो उसको हीट दी, हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जब हीट दी तो फॉर्म ऑफ एनर्जी से उस बॉडी का मास बढ़ना चाहिए, ये फिजिक्स है इसकी। हीट आपने इतनी दी, हीट दी आपने किलो कैलोरी में, तो उसे जूल में बदलो पहले, क्योंकि 1 किलो कैलोरी जो है, पहले कैलोरी का 4.2 जूल बनाओ, किलो के कारण 10 की पावर 3 लो, ये आपका कंसेप्ट लग जाएगा। और केवल इससे ही पता चल जाएगा कि जब हम इसे किलो कैलोरी जो यूनिट है वो हमारे काम देती है, देखो यहां, तो इसको किलो कैलोरी को किस में, जूल में बदल लो, और यहां पे जो एनर्जी है वो m-c² में, जो ये भी एनर्जी जूल में हो जाएगी। अब m- को किलोग्राम में ले लें, और यहां पूछा था m-/m इंटू 100, ये पूछा गया था, तो पूरी कैलकुलेशन कर डालो। आंसर दूर दूर है तो करने की जरूरत नहीं थी, उसी से आंसर पता चल जाता। जब आंसर बहुत दूर हो ना पावर में, तो अप्रोक्सीमेशन लगा दिया करो। देखो अप्रोक्सीमेशन पता है कैसे लगा देते हैं, हमें यहां से ये पता चल जाएगा कि भाई ये जो वैल्यू है m- की वैल्यू है, जब यहाँ c² लेकर चलोगे तो खुद ही तुम्हें पता चलेगा 10 की पावर 16 में वैल्यू देगा है, और जब ऊपर लेकर जाओगे तो 10 की पावर -16 में वैल्यू देगा, तो इसका मतलब वैल्यू तो बहुत कम आनी है, और बहुत कम वैल्यू देखो कितनी आ रही है इनमें, सबसे कम इसमें आ रही है आंसर, यहाँ तो देख रहे हो, यहाँ पे तो बहुत बड़ा बदलाव दिखा रहा है, तो उससे हमें आंसर पता चल जाते हैं। तो काफी समय ले लिया इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन एरर की वजह से। तो कई बार एक चीज मैं सदा कहता हूं, पहले भी मैंने कहा है इस चीज को, कि क्वेश्चंस में सदा ये देख लिया करो कि अगर हमारा आंसर बहुत दूर है ना, तो बस बेसिक IQ से क्वेश्चन कर लिया करो, बेकार है समय लगाना भी, इसमें इतना समय की जरूरत नहीं पड़ती। आंसर जब हमारे बहुत क्लोज हों,
तब हमें कैलकुलेशन के लिए क्या करना होता है, एक एक स्टेप हमें अप्लाई करना पड़ता है। और कोई रिलेटिविटी का क्वेश्चन है? देखो क्या बच रहा है रिलेटिविटी से, ये मैंने डिस्कस कर दिए क्वेश्चन 1 2 3 4 5। और देखो क्वेश्चन ये है दो क्वेश्चन, ये हैं दो रिलेटिविटी के, 7th और 8th। 7th तो 8th तो ये दोनों इजी हैं। सन रेडिएट करता है एनर्जी रेट ऑफ 3.6 गुणा 10 की पावर 33 अर्ग पर सेकंड से। पूछ रहा है इसके करस्पॉन्डिंग मास बताओ। तो ई बराबर mc स्क्वायर लगा दो सीधा। ई की वैल्यू हो गई, ई होता है mc स्क्वायर, तो m की वैल्यू यहां से निकाल लो सिंपल, ई अपॉन सी स्क्वायर। तो यहां एनर्जी कितनी रेडिएट कर रहा है, कितने अर्ग, 3.6 गुणा 10 की पावर 33। और अर्ग को किस में बदल लो, जूल में बदल लो। एक अर्ग में कितने होते हैं जूल, यस, अपॉन सी स्क्वायर कितना 9 गुणा 10 की पावर 16। इतना मास किससे अपेयर करेगा, 1 किलोग्राम में आएगा। देखो कितनी आई वैल्यू, ये 4.4 तो ये बन गया सिंपल। और पावर देखना कितनी बनी बच्चों, 33 माइनस 7 माइनस 16 कितनी बन गई, 0.4 इंटू 10 टू द पावर 10 या 9 kg। इतना किलोग्राम हमारा इतनी एनर्जी को पैदा करने के लिए चाहिए। अब ये पर सेकंड कह रहा, पर सेकंड हो रहा है, तो यहां पे एनर्जी जो मास है उसका लॉस पर यूनिट टाइम कर दो, तो यहां भी पर यूनिट टाइम लग जाएगा। पर यूनिट टाइम का मतलब सेकंड, तो यहां भी सेकंड लग जाएगा। तो इतना मास पर यूनिट सेकंड लॉस हो रहा है, इतना पर सेकंड। सन अपने मास का 4 गुणा 10 की पावर 9 kg 1 सेकंड में खर्च कर रहा है। लगातार मास घट रहा है, बहुत बड़ी क्वांटिटी है ये। अब इस केजी को किस में बदल लो, आंसर दे रखा है ग्राम में। क्यों जी, ये फिर आंसर कैसे गड़बड़ा रहा है, यहां से ये आंसर फिर गड़बड़ है सर। ये 12 होगा, हाँ यहाँ 12 होगा ये, बस तो हो ही जाएगा। 1 kg में ग्राम कर दो, 4 गुणा 10 की पावर 12 ग्राम पर सेकंड। 1 kg में कितना होता है, बस वो ले लो, यहां पर पुट कर दो, बस आ गया आंसर। कोई मुश्किल था, ये आसानी है। 3.6 ग्राम ऑफ मेटल जो कन्वर्ट हो रहा है कंप्लीटली एनर्जी में। इलेक्ट्रिसिटी पूछी है किलोवाट आवर में कितनी होगी पैदा, तो हमें 1 किलोवाट आवर की यूनिट चाहिए। कौन सा क्वेश्चन कर रहा हूं, टाइम बताना कितना हो गया। नहीं यहां से देख के बताओ कितना, हाँ ये थोड़ा सा कर लो, इसे 1 घंटे में कोशिश करो। तो यहां पे क्या होगा, ई बराबर mc स्क्वायर निकाल लो पहले। मास कितना जैसे अपेयर हो रहा है 3.6 ग्राम, तो इसको केजी में बदल लो। इंटू सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 9 इंटू 10 टू द पावर 16। इतनी जूल में आ गया अभी आंसर। क्या वैल्यू आ गई, 9 या 27 5 32 इंटू कितना पावर देखो 13, तो 3.24 गुणा 10 की पावर 14 हो गया ये जूल में। इतनी एनर्जी मिल रही है। अब किलोवाट आवर से देखो, इसको किलोवाट आवर में बदलो कि 1 किलोवाट आवर कितना होता है। किलोवाट आवर में जूल में रिलेशन चाहिए अब तुम्हें। किलोवाट आवर कैसे बदलोगे, किलो 1 किलोवाट आवर, देखो बदलना सिखाता हूं। किलोवाट का मतलब होगा 10 की पावर 3, वाट का मतलब होगा जूल पर सेकंड, और आवर को किस में सेकंड में लाओ, 3600 नहीं होगा। 1 आवर में कितने सेकंड,
तो ये हमारा अपने आप क्या बन गया 3.6 बन रहा है, 6 बन रहा होगा। ये हमारे इतना जूल आ गया, पर सेकंड तो कट गया ये, इतना जूल। अब इस जूल को हमें किलोवाट आवर में बदलना है, तो किलोवाट आवर में ये कैसे बदलेगा, डिवाइड कर दो इससे, क्योंकि हमारा 1 जूल इतने किलोवाट आवर अपॉन ये हो जाएगा। तो यहां से 3.6 इंटू 10⁶ और किलोवाट आवर कर दो, आंसर हो गया सॉल्व। ये कैलकुलेशन कर लो कितनी वैल्यू आ रही है, देखो चेक करके। 9 × 10⁷ बोल रहा है ये आंसर, आ रहा ना, यही आ रहा है 9 इंटू, ये आंसर है। बेसिकली कंसेप्ट ये सीखना था इसमें, और कुछ नहीं। E बराबर mc², और जब जूल बदल लो तो उसे जूल को किलोवाट आवर कैसे बनाते हैं, 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं, ये हमारा इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट काफी आते हैं इस पर क्वेश्चन बेस। और एक चीज जरूर सीख लो कि अर्थ, ये जो तुम्हारा सन है ना, वो 10⁹ किलोग्राम पर सेकंड लॉस कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो तो खतरा इसलिए नहीं है क्योंकि मास ही इतना बड़ा है सन का, इसलिए चल रहा है काम, और नहीं तो क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। सन के मास का ऑर्डर तो बहुत ज्यादा है, ना इतना तो नहीं है, 67 का ऑर्डर तो नहीं है, लेकिन बिलियन ऑफ द ईयर्स तक जो है वो हमारा चलता है। तो आगे जो हम प्रॉब्लम करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 8 मैंने डिस्कस किया, अभी 7 किया। ये दोनों जो कंसेप्ट थे ये हमारा E बराबर mc² के कंसेप्ट थे दोनों, और जो ये सारे थे रिलेटिविटी बेस थे, एनर्जी की आयनिस की जो रिलेशन है, एनर्जी मास रिलेशन E बराबर mc², उस पर बेस थे। मैं इसमें जो डिस्कस कर रहा हूँ वो क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करने जा रहा हूँ। कह रहा है ये स्टील वायर है जिसकी लेंथ 25 सेंटीमीटर है, रेडियस 10⁻³ मीटर है, ट्विस्ट की हुई है, और एंगल जो ट्विस्ट का वो 45 है, वर्क डन बताइए। तो इसमें क्वेश्चंस में जो फॉर्मूला है क्वेश्चन नंबर 9 में वो मैं बता दूं। टॉर्क जो होता है वो हमारा होता है टॉर्क = C × थीटा। C तो यहाँ पे जो कहलाता है वो टॉर्सनल कांस्टेंट कहलाता है, और थीटा एंगल कहलाता है। ये हमारा काफ़ी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। तो यहाँ पे अगर हमसे कहा जाए कि अमाउंट ऑफ वर्क डन थीटा से d थीटा तक कितना करना पड़ेगा, तो उसका फॉर्मूला होगा dW बराबर टॉर्क इंटू d थीटा, और टॉर्क की वैल्यू को हम लिख सकते हैं यहाँ C थीटा d थीटा। तो यहाँ C अगर हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर थीटा तक, तो हमें वर्क पता चल जाएगा। तो वर्क का फॉर्मूला जो होगा यहाँ वो हमारा आ जाता है 1/2 × C θ²। क्वेश्चंस के अंदर क्या क्या दे रखा है वो देखें। C की जो वैल्यू यहाँ पे होती है ये होती है π/r4/12। ईटा है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, r रेडियस है, l लेंथ है। तो इस फॉर्मूले के अंदर C की वैल्यू तो यहाँ से कैलकुलेट कर लें। देखें क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। थीटा को तो रख दें 45, तो थीटा की वैल्यू तो हमें सिंपली पता ही चल जाएगी। इसमें क्वेश्चंस के अंदर देखो जो एक चीज नहीं दी है जो हमें देनी पड़ेगी, वो देनी पड़ेगी इसमें ईटा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। देखें क्वेश्चंस में दी हुई होगी जरूर। अगर ईटा नहीं दोगे तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। तो यहां पे क्या करोगे, 1/2 C की वैल्यू रख दो π/r4/12, और ये हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा θ²। मैं क्वेश्चन पूरा नहीं सॉल्व कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं कैसे से सॉल्व कर देंगे। ईटा हमें देगा क्वेश्चन में, r देगा, लेंथ देगा, और एंगल थीटा देगा। इस क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं, जो गिवन डाटा है जो मेरे पास है, l गिवन है 25 सेंटीमीटर, r गिवन है, तो यहां से l गिवन है, r गिवन है। थीटा की वैल्यू को आप रख सकते हैं π/4, 45 दे रखा है ना ट्विस्टेड एंगल, तो ये थीटा हमारा हो जाएगा π/4। इसको यहां रख दें। ईटा हमें और चाहिए, ईटा कितना दे रखा है, ये दे रखा है। तो अब मुझे उम्मीद है कब आप निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ईटा आपको गिवन है दिस वन, r गिवन है, r की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों, 10⁻³
3 मीटर। लेंथ को 25 सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेना। तो यहां से ईटा हमें गिवन होगा, लेंथ हमें गिवन होगी। लेंथ की वैल्यू दिखा रखी है 0.25 मीटर। स्टील वायर की लेंथ इतनी हो गई। आर दे रखा है 10⁻³ मीटर और थीटा दे रखा है हमारा कितना, π/4। ये सारी वैल्यू कहां पुट कर दो, इस फॉर्मूले में रख दो, वैल्यू को सॉल्व कर लो। इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले पे भी क्वेश्चन मैंने देखे हैं, इसलिए मैंने इसे जो हमारे कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स की श्रृंखला में इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में रखा है। सी को हम टॉर्सनल कांस्टेंट कहते हैं। यहां आप सोच रहे होंगे ना सी क्या है। ये टॉर्सनल कांस्टेंट है, ये टॉर्क है, और थीटा क्या है, थीटा ये एंगल है जो हमारा ट्विस्टेड एंगल है। ये सब कौन किस टॉपिक के हैं, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, वही टॉपिकों से क्वेश्चन है ये सारे। 2-3 चीजें मैं इसमें और भी क्लियर कर दूं कि जैसे हमारा ये क्वेश्चन है, इनके बीच में रिलेशंस अक्सर पूछता है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 में मैं बताना चाहूंगा कि यंग मॉडुलस जो होता है उसको हम लिखते हैं F/A, फोर्स पॉइंट एरिया, अपॉन स्मॉल l अपॉन कैपिटल L। F तो फोर्स है, A एरिया है, स्मॉल l चेंज इन लेंथ है और L ओरिजिनल लेंथ है। यंग मॉडुलस पूछता है, किसको कहते हैं हम, यंग मॉडुलस की कौन डेफिनेशन बताएगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, है ना। और खासतौर से लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इनकी जो रेशो है वो यंग मॉडुलस होती है। तो ये यंग मॉडुलस का एक्सप्रेशंस था। और ईटा का जो रिलेशंस होता है वो होता है हमारा F/A अपॉन थीटा। थीटा जो होता है यहाँ पे शियर एंगल होता है, और एक हमारा होता है, हाँ जी, बल्क मॉडुलस, वो होता है B बराबर -V dP/dV। और K क्या होता है बल्क मॉडुलस का उल्टा, कोई बता, कंप्रेसिबिलिटी, इसका उल्टा होता है। ये हमारा ये जो रिलेशंस लिखा गया है यंग मॉडुलस और बल्क मॉडुलस में, ये हमारे रिलेशंस हैं, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो ये पॉइजन रेशो है, ये पॉइजन रेशो। ये के क्या है यहाँ, कोई बताएगा, के यहाँ कंप्रेसिबिलिटी वाला नहीं है, नहीं, और कोई बताए। ये हमारे रिजल्ट्स होते हैं y = 3k 1 - 2 सिग्मा, y = 2 ईटा 1 + सिग्मा। इन दोनों रिजल्टों को सदा याद रखें। ये यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, यहाँ पे बल्क मॉडुलस को k से दिखाया गया है, और k सिग्मा जो है पॉइजन रेशो है, ईटा जो है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है। इन फॉर्मूलों को याद कर लें, इनसे हमें क्वेश्चंस मिलता है। जो हमारा इस रिजल्ट को इसके बराबर अगर कर देंगे, y को बराबर कर देंगे, तो कहाँ पे पहुंचेंगे, इसी रिजल्ट पर पहुंच जाएंगे। चाहे तो आप पहुंच कर देख लो। अगर तुम इन दोनों यंग मॉडुलसों को इसके बराबर कर दो, इस टर्म को इसके बराबर करो, तो यहाँ पे पहुंचोगे। ये क्या कहलाती है, पॉइजन रेशो कहलाती है। ये पॉइजन रेशो और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और बल्क मॉडुलस में रिलेशन है। नहीं, ये तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि यहाँ पे कैसे दिखा दिया है इसे। ये जो हमारा बल्क मॉडुलस है, जो बल्क मॉडुलस की डेफिनेशंस होती है वो बी है, ये बल्क मॉडुलस ही कहलाता है। इसी को कैसे दिखा रखा है, कुछ किताबें इसे बी से दिखा देती हैं, कुछ कैसे दिखा देती हैं। हाँ जी, नोट कर लो। देखें, 1-2 न्यूमेरिकल देखूं मैं, इस पे कोई है, किसी फॉर्मूले पे बेस कुछ क्वेश्चंस अगर मिले तो मैं बता दूं। बेसिकली क्वेश्चनों में क्या होता है, कई बार ना जो क्वेश्चंस हैं, अब जैसे स्टील वायर का था, ये क्वेश्चन दिया इन्होंने। आप जब तक इस क्वेश्चन को नहीं दे सकते जब तक आपको स्टील वायर की आपको क्या ना पता हो, स्टील वायर का जब तक आपको ईटा ना पता होगा जब तक नहीं कर पाएंगे। तो क्वेश्चंस में कई बार डाटा में गिवन होता है
तो ये इस पर जैसे क्वेश्चंस देखो, मैं बताता हूं क्या क्या किस तरीका के क्वेश्चन आए हैं। ये बहुत आता है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं उठाता हूं, बहुत बहुत बार पूछा जाता है इस पर क्वेश्चंस जो आता है ये। इसमें देखो, अगर हम इस रिजल्ट में देखें, अगर इस रिजल्ट के अंदर हम ईटा की वैल्यू को 0 की तरफ अप्रोच करा दें तो इसकी सिग्मा की जो वैल्यू है वो हाफ होगी। देखो अगर ये 0 कर दूं ना मैं, तो ये हाफ होगी। ये इसकी प्रैक्टिकल ऑप्टिमम वैल्यू होती है। पॉइजन रेशो कभी भी हाफ से क्या नहीं हो सकती, हाफ से कभी भी ज्यादा नहीं होती प्रैक्टिकल में। प्रैक्टिकल वैल्यू इसकी मैक्सिमम कितनी हो सकती है, हाफ। हाफ भी हमारी अपर लिमिट है, क्योंकि ईटा बराबर 0 का कोई हमें सबस्टेंस मिलता ही नहीं। बात को समझ रहे हो? तो यहां एक तो हमारे लिए देखो ये चीज हो गई, और एक अगर हम यहां K0 ले लें, K0 ले लें तो इसकी वैल्यू जो है वो -1 हो जाए। तो इसकी वैल्यू जो होती है ना प्रैक्टिकली वैल्यू, वो -1 और हाफ के बीच में होती है। ये बहुत आता है क्वेश्चन, प्रैक्टिकल वैल्यू। प्रैक्टिकल वैल्यू जो होती है ये तो हमारी थ्योरेटिकल वैल्यू कहलाती है, ये थ्योरेटिकल है। और प्रैक्टिकल जो वैल्यू होती है 0 और हाफ के बीच होती है। ये हमारी प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल वैल्यू का मतलब समझ रहे हो? थ्योरेटिकल वैल्यू कब हो गई, एक बार K को हम क्या कर दें, एक बार K को 0 कर दें और एक बार ईटा को 0 कर दें, वहां से यहाँ पे पूछ लेता क्वेश्चन। और जो वैल्यू होती है वो जनरली इसकी वैल्यू 0 और हाफ के बीच में होती है। इंपॉर्टेंट है काफी, ये भी क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है। तो 2-3 क्वेश्चंस मेरे और हैं जिन्हें मैं डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 11 और डिस्कस करता हूं, ये भी दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो काफी क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट इसमें डिस्कस कर रहा हूं, काफी चीजें इसमें ऐसी हैं जो पूछी जाती हैं। देखो फॉर्मूले तो की हैं, जब भी आप चीजों पर जाएं, आप जैसे इस इलास्टिसिटी के टॉपिक को पढ़ें तो इलास्टिसिटी के अंदर बल्क मॉडुलस, यंग मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, हुक्स लॉ, एनर्जी स्टोर, ये सब चीजें तो पढ़ ही लें। उसके अलावा यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के फॉर्मूले, इनके एप्लीकेशंस, इन पे एक 2 क्वेश्चन सब पे कर ले, यहाँ से आ जाता है क्वेश्चन कभी ना कभी। क्वेश्चन नंबर 6 में डिस्कस कर रहा हूँ, थोड़ा सा बड़ा जाएगा लेकिन मैं समझाता हूँ इसकी फिजिक्स क्या है। क्या कहता है, एक पार्टिकल है जिसका मास m है, वो मूव करता है 1 डायमेंशनली, Vx जो पोटेंशियल एनर्जी है, kx4 है। एट टाइम t पे पार्टिकल स्टार्ट करता है रेस्ट से, x बराबर a से। पूछता है कैपिटल T की वैल्यू एम्पलीट्यूड पे कैसे निर्भर करती है। मैं क्या करता हूं, इसका एक फॉर्मूला बना देता हूं आज तुम्हारे लिए। क्या फॉर्मूला बनाऊंगा कि Vx अगर हमारा kx की पावर n पर निर्भर करता है तो आपको बताना है कि टाइम पीरियड जो है एम्पलीट्यूड की पावर पे कैसे निर्भर करेगा। बात नहीं समझ रहे? एम्पलीट्यूड की पावर मान लो अल्फा n पे करेगा, तो हमें अल्फा बताना कितना होगा। एक पार्टिकल Vx इक्वल टू kx की पावर n में मोशन कर रहा है, और हमें क्या बताना है कि टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड पे कैसे निर्भर करेगा। ए है एम्पलीट्यूड है, कुछ बुक्स ऐसे एम्पलीट्यूड को ए की बजाय स्मॉल ए से दिखाती हैं, उससे कोई फर्क नहीं है, तरीका वही रहेगा। अच्छा क्वेश्चन है, 2 ही क्वेश्चन मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं, दोनों इंपॉर्टेंट हैं काफी। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका तो मैं हिंट ही कर दूंगा, उसके बाद ही तुम कर लोगे। ये मैं आज का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कहूंगा जितना भी मैंने पढ़ाया है। 2 क्वेश्चन जो इनमें सबसे महत्वपूर्ण थे वो मैं तुम्हें बता दूं। पहला फर्स्ट में जो डिस्कस किया था, और सेकंड 3/5c से 4/5c तक ले जाने में किया गया कार्य। और जो वेलोसिटी किसमें बताई गई थी, जब पार्टिकल की रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी n टाइम्स हो जाती है रेस्ट मास एनर्जी से, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, उस पर जो क्वेश्चन कराए थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पाथ बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनके जो एक्सप्रेशन हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके बीच रिलेशन जरूर पढ़ लो, 1-2 क्वेश्चन कंपटीशन में आता ही आता है इनमें, है ना। कोई और वीडियो होगी तो उसमें थोड़ा मैं ज़्यादा बता दूंगा, है ना, क्योंकि काफ़ी समय मैंने ले लिया। देखो ऐसे क्वेश्चनों को पता कैसे सॉल्व करो, ट्रिक से करते हैं, ट्रिक सिखाता हूँ तुम्हें। ये बेस्ट ट्रिक मैं आज की कहूँगा जो मैं तुम्हें सिखाने जा रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि ये तुम्हारी लाइफ में काम देगी।
क्या करें कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएं। क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। देखो एक चीज सीखो अब यहाँ, ये एनर्जी हो गई पॉइंट, ऐसे पॉइंट पे जहां पार्टिकल एक्स डिस्टेंस पे था, और एक्स बराबर ए पे काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है एम्पलीट्यूड पे। एक्स बराबर ए पे क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है जीरो जब पार्टिकल अपने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे होता है। तो एक्स बराबर ए पे जो एनर्जी हो जाएगी वो के ए की पावर एन हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी जीरो कर दो। कब किया है मैंने? एक्स की वैल्यू को ए पे, जब पार्टिकल अपने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर होता है। एक ही शब्द है बस इसमें, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर होता है तो वहां पर केवल पोटेंशियल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी शून्य हो जाती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो। सीखे बात? यहां से क्या होगा बच्चों, ध्यान दो, यहां से हम लिख पाएंगे हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर इजकल टू के ए की पावर एन माइनस के एक्स की पावर एन। नहीं आएगा? इसको मैं इधर ले गया बस, और क्या किया है, और इसको मैं लिख पाऊंगा एक्स डॉट स्क्वायर इजकल टू 2k अपॉन एम, और ये आ गया ए की पावर एन माइनस एक्स की पावर एन। नहीं आया? यहां से एक्स डॉट की वैल्यू क्या आ गई? अंडर रूट 2k अपॉन एम ए की पावर एन माइनस एक्स की पावर एन, अंडर रूट ले लिया। इस एक्स डॉट को लिख दो dx अपॉन dt। इस रिजल्ट को मैं ऐसे भी लिख पाऊंगा dx अपॉन अंडर रूट ए एन माइनस एक्स की पावर एन, और के एम और ये सब कांस्टेंट हैं, इन्हें ए कांस्टेंट ए इंटू डी टी लिख दो। नहीं लिख पाए? ये कांस्टेंट ए में चलाई गई ये सारी टर्म, इसको इंटीग्रेट कर दो। अब टाइम आप कहां से कहां तक निकालना चाह रहे हैं देखो। अब इस पे यहां तक तो कोई मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत है तुम्हें। अब देखो मैं एक ऐसा कंसेप्ट सिखाता हूं बस उससे क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। आप x की वैल्यू को कुछ देर के लिए x बराबर a साइन थीटा रख दो। रख दिया तो dx हमारा क्या बन जाएगा? बन गया। अब पेन मत चलाना कुछ देर बस मुझे समझ लो, पर उसके बाद तुम्हारा क्वेश्चन सदा के लिए सॉल्व हो जाएगा। जब आप इधर इंटीग्रेट करोगे तो यहां से टाइम आएगा, इधर से देखो केवल एम्पलीट्यूड पर डिपेंडेंसी चेक कर रहे हो और पर थीटा पे तो कर नहीं रहे, तो यहां से तो तुम्हारा ए बना ऊपर से। क्यों बना? dx की जगह पे a cos थीटा डी थीटा आया, और नीचे से क्या बना उसे देखो, नीचे से बना a की पावर n/2। नहीं बना? बाकी एम्पलीट्यूड पर डिपेंडेंसी की चीजें पता चल गई, और बाकी में हमारा कोई इंटरेस्ट है नहीं, क्योंकि हम तो चेक क्या करना चाहते हैं, एम्पलीट्यूड पर डिपेंडेंसी चाहते हैं निकालने। क्या आ गई डिपेंडेंसी? टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए की पावर n/2 माइनस 1 हो गई है। अब ये हमारे लिए सदा के लिए फॉर्मूला हो गया। क्यों लगा दिया? इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम क्वेश्चन को करके ही ना देखने के, इस फॉर्मूले को लगाएंगे आंसर लगा देंगे। अब जैसे यहां पे हमारे क्वेश्चंस के अंदर n की वैल्यू 4 है, तो यहां पे 4 रख दो। क्या आ गई? 4/2 माइनस 1। क्या आ गया आंसर? क्यों जी? इस क्वेश्चन में n की वैल्यू 4 है, तो टाइम पीरियड किस पर निर्भर कर रहा है? 1 अपॉन ए की पावर n/2 माइनस 1। क्या आ गया? a, और 4/2 का मतलब 2 माइनस 1, a आ गया सिंपल आंसर। तो t प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन a होगा। हो गया सॉल्व। अब इससे पता क्या होगा, ये बनाने की जरूरत ही नहीं, इस फॉर्मूले को याद करके जाना, सीधा आंसर लगा देना। अब कैसे भी आए क्वेश्चन, फिर क्या दिक्कत है तुम्हें? अब अगर यहां पे k x की पावर 6 आ जाए तो n की वैल्यू को 6 रख देना है,
तो जो तुम्हारा टाइम पीरियड है वो 1/, अगर Vx की वैल्यू कैसे हो गई, x की पावर 6 हो गई, तो टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड पे कैसे बता देना, 1/a² आ जाएगा। कर लोगे, जनरल बना लिया। अब तुम्हें देखो इससे इससे कितनी बढ़िया चीज समझाता हूं, बहुत ही बढ़िया चीज आएंगी इससे। तुमने सोचा भाई फोर्स वेलो जो हमें पोटेंशियल है वो 1/x दे रखा है, और कहा टाइम पीरियड और एम्पलीट्यूड रिजल्ट निकालो, घबराना मत। अब n की वैल्यू को क्या रख देना, -1 रख देना, रख के देख लो। तो क्या हो गया टाइम पीरियड ऐसे केस में 1/a की पावर, यहां पे -12 -1 करोगे तो ये a की पावर और t² प्रोपोर्शनल टू a³ आ गया। तुम्हें पता भी ना चला, ये पता क्या निकाल दिया, केपलर का लॉ हो गया ये, क्योंकि वहां पोटेंशियल 1/r का फंक्शन होता है और t² प्रोपोर्शनल टू a³ होता है। कहां से कहां आ गए, ये फॉर्मूला आज की हमारी सबसे बड़ी डिस्कवरी समझो, जो अभी हमने पढ़ा है। इसको पढ़ के जाओ जरूर पेपर में, जब भी क्वेश्चन आएगा। अब पता है बच्चे जब ये कहते हैं सर शॉर्ट ट्रिक दो, शॉर्ट ट्रिक दो, तो ये शॉर्ट ट्रिक ही तो है, कितना अच्छा एक्सप्रेशन है, इसमें वैल्यू पुट करो, जब भी पोटेंशियल देख, टाइम डिपेंडेंसी पूछे, लगा दो सीधा। ये शॉर्ट ट्रिक सबसे इससे बढ़िया ट्रिक क्या होगा। अब हमारा क्वेश्चन कौन सा रह गया, 11 रह गया। पैसे इसकी फिजिक्स सुन लो, निकाल लो। VR दे रखा कि R की पावर 4 पर, ओमेगा की डिपेंडेंसी R पर पूछी है, क्या दिक्कत है, आराम से निकाल लोगे। जब भी पोटेंशियल R का फंक्शन दे तो फोर्स निकाल लो। फोर्स किसके इक्वल होता है, फोर्स होता है डेल V/डेल R के। मैं इसे रब कर दूं, मन नहीं कर रहा मेरा इसे रब करने का, तुम्हें पता चल रहा क्यों, बहुत पूछा जाता है और आज की डिस्कवरी भी है ये। आज की डिस्कवरी है। बच्चे पता क्या कहते हैं, सर ये आया था, ये तो निकला ही नहीं, जबकि इसमें कुछ भी नहीं है। इतना आसानी से ट्रिक होता है। और जिन्हें आज ये पूछ रहा है ना, ये मेरे 2002 और 3 के नोट्सों में करा दिया था ये सब क्वेश्चन ऐसे मैंने। और अब क्या होगा, आज तुम्हें बताया, आज पता है, 15 दिन बाद मैं कहूँगा एक फॉर्मूला ड्राइव किया था भाई, किसका, टाइम पीरियड और एम्पलीट्यूड का। बताना बच्चों सर कौन सा था, क्यों जी ऐसा ही होता तुम्हारे साथ। इसमें क्या कहा है, 3D स्पेस में पोटेंशियल को KR4 का, W की डिपेंडेंसी R पे पूछी है, तो VR दे रखा है हमारा KR की पावर 4। फोर्स कैसे निकालोगे बच्चों, डेल V/डेल R। मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं, होता तो माइनस ग्रेडियंट V है, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 4, और ये नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, तभी तो घूमेगा। क्यों जी, क्या आ गई वैल्यू, V² निकाल लो कितना आया यहां से, V बराबर बन गया, MB आया, ये V² की वैल्यू आ गई यहां से, नहीं निकला। अब हमारे पास में क्या होता है कि जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी अगर इसी केस में पूछता है, काइनेटिक एनर्जी हम कैसे निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी अगर पूछता है तो इसे हाफ mv² कर देंगे, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, 2k, यही तो बचेगा, ये बच गया। और उसके अलावा हमारा जो रिजल्ट है उसमें अगर ये V पूछता है तो V हमारे पास है ही, कितना, KR की पावर 4, ये रहा ना पोटेंशियल एनर्जी, और ये काइनेटिक एनर्जी हो गई। और अगर एनर्जी यहां से पूछता तो कितनी हो गई, ये हो गई। और T/V पूछता है तो आंसर कितना हो गया,
टी की वैल्यू 2v हो गई, यहाँ t/v 2 होगा। इतनी सारी चीजें निकाल ली। पता नहीं मेरा आंसर ये मैच नहीं कर रहा ओमेगा प्रोपोर्शनल टू आर, कैसे? तो v बराबर आर ओमेगा रख के कहाँ बनेगा? v स्क्वायर प्रोपोर्शनल हो गया r4 के, तो v की, हाँ देखो कैसे बना फिर। v स्क्वायर प्रोपोर्शनल हो गया हमारा किसके, हाँ बन गया, v स्क्वायर प्रोपोर्शनल बन गया r की पावर 4 के, और v हो जाएगा हमारा r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये बन गया r की पावर 4, तो ओमेगा स्क्वायर प्रोपोर्शनल बन गया r स्क्वायर, ओमेगा बन गया प्रोपोर्शनल टू r। तो डिपेंडेंसी ओमेगा पे जो रहेगी वो रूट r पे और प्रोपोर्शनल टू r हो जाएगा। अब इसमें मैंने बहुत सारी चीजें करा दी, तुम्हें पता चला क्या क्या करा दिया। अगर पोटेंशियल दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी पूछे, तो डेल वी अपॉन डेल आर को mv स्क्वायर बाई आर के इक्वल कर दो, हाफ mv स्क्वायर निकाल के क्या निकाल लेना, काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हमें यहाँ पर दे रखी है, तो नेट एनर्जी निकाल सकते हो, t/v निकाल सकते हो। और अगर हमसे ओमेगा डिपेंडेंसी पूछता है तो v स्क्वायर की डिपेंडेंसी पहले यहाँ से चेक कर लो, r की पावर 4 पे तो कांस्टेंट है, और v की जगह पे r ओमेगा लगा दो, तो v स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी हमारी r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा r की पावर 4 के प्रोपोर्शनल, ओमेगा स्क्वायर प्रोपोर्शनल हो जाएगा r स्क्वायर, ओमेगा हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू r। तो ये भी एक अच्छा कंसेप्ट है, मैं कहूँगा बहुत ही अच्छा कंसेप्ट ये था जो अभी मैं डिस्कस कर रहा था। तो 2 क्वेश्चन देखो मैंने बढ़िया करा दिए तुम्हें, एक ये वाला क्वेश्चन अच्छा था बहुत, और ये अच्छा था। ये तो देखो हमारे जो गेक नेट पार्क जैसे के फर्क के स्टूडेंट हैं उनके लेवल के सब क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है कंपटीशन का, ये भी आया हुआ है, और ये तो सब आते ही रहते हैं। तो इसमें मैंने कोशिश की थी कि सभी बच्चों को कुछ ना कुछ गेन मिल जाए, चाहे वो किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं। और इसमें जो मेनली टॉपिक्स थे वो हमारे रिलेटिविटी, इलास्टिसिटी, सेंट्रल फोर्स ये थे, और एक बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन भी कराया मैंने अभी, जहाँ मैं करा रहा था कि जब Vx जो पोटेंशियल एनर्जी है वो x की पावर n पर निर्भर करती है, तो टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड पर कैसे निर्भर करता है। उसका एक जनरल फार्मूला हमारा बन के आया था कि टाइम पीरियड 1/a की पावर n/2 - 1 होता है। तो ये एक सॉफ्ट ट्रिक भी था, उसे भी हम याद रखें। तो मुझे उम्मीद है कि ऐसी वीडियो जो कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स पर मैं दे रहा हूँ, ये फिजिक्स कम्युनिटी के कंसेप्टों को इनरिच करने में मदद करेंगे, की है कि आपको फॉर्मूले याद हों और फॉर्मूलों के साथ साथ उनके अप्लाइड कंसेप्ट तैयार हों कि कैसे हम उन्हें अप्लाई करें, तो फिर सिलेक्शन हमारे लिए बहुत आसान रहता है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।